नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने क्रिप्टो विनियमन पर चिंता प्रकट की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन के प्रारूप पर नए सिरे से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। वित्त मंत्री ने बेड बैंक के शुभारंभ की प्रगति की समीक्षा की। कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान स्तर 40 लाख वर्ष पहले के स्तर के बराबर हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सतत विकास लक्ष्य तैयारी रैंकिंग में गिरावट जारी है और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार तेज गति से बढ़ रहा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भी क्रिप्टो विनियमन पर चिंता प्रकट की है। सेबी ने वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष क्रिप्टो करेंसी पर कई चिंताओं को रेखांकित किया है। सेबी के मुताबिक क्रिप्टो परिसंपत्तियां विकेंद्रीकृत प्रकृति की होती हैं। ऐसे में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा और किसी भी विनियामक व्यवस्था को लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। सेबी के मुताबिक ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से प्रतिभूतियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल मुद्रा है। ये सुरक्षा और जालसाजी रोधी उपायों के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। इसमें प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक वितरित बही खाता यानी लेजर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। हालांकि सरकार ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने की योजना शुरू की है, फिर भी इनके विनियमन पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां ब्लॉकचेन पर लेन देन की सभी डिजिटल परिसंपत्तियों के सबसेट हैं। इसमें नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFT, क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल परिसंपत्तियां शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के लिए सेबी ने जो सुझाव दिए हैं उसमें कहा गया है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित अविनियमित गतिविधियों को सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच प्राधिकारी को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 के तहत क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विनियमन कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिप्टो परिसंपत्तियां विदेशी क्षेत्राधिकार में भी ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे उत्पादों का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन के प्रारूप पर नए सिरे से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त अवसर देना है। साथ ही भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी करनी है। ये उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सतर्कता, गोपनीयता और पारदर्शिता की उचित अपेक्षा के साथ सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। माइटी ने वर्ष 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इसके तहत प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों के मुताबिक शिकायत अपीलीय समिति की स्थापना पर बल दिया गया है। ये उपयोगकर्ताओं को मध्यवर्तियों की शिकायत निवारण प्रक्रिया के खिलाफ अपील करने का विकल्प प्रदान करेगी। वर्तमान में मध्यवर्तियों द्वारा कोई अपीलीय तंत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा न ही कोई विश्वसनीय स्व विनियामक तंत्र मौजूद है। यदि कंपनियां 10 प्रकार के उल्लंघनों में से किसी एक में शामिल हैं, तो शिकायतों पर कार्रवाई के लिए 72 घंटे की समय सीमा होगी। इन उल्लंघनों में कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि करने वाले कंटेंट का प्रसार और झूठी जानकारी आदि देना शामिल है। नए नियम जो जोड़े गए हैं, इनमें मध्यवर्तियों को भारत के संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए गए अधिकारों का सम्मान करना शामिल है। साथ ही सरकार ने कई मध्यवर्तियों को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाया है। अब ऐसे में आईटी अधिनियम 2021 की बात करें तो ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित इन नियमों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट हो। विशेष रूप से बिग टेक प्लेटफॉर्म के भीतर मध्यवर्तियों के अपने उपयोगकर्ताओं के लिए जवाबदेही हो। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। वित्त मंत्री ने बेड बैंक के शुभारंभ की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL
जुलाई 2022 में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का पहला सेट चुनेगी। बेड बैंक या NARCL एक कॉर्पोरेट संरचना है। ये बैंकों द्वारा धारित जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों को एक अलग इकाई में रखती है। NARC लीड बैंक को ऑफर देकर इन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करेगी। NARCL बैंकों से बड़े मूल्य के NPA को प्राप्त करेगी। ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति अधिग्रहित करेगी। बेड बैंक की घोषणा पहली बार वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में की गई थी। स्वीकृत संरचना के तहत बेड बैंक में शामिल होंगे राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL। ये NPA या बेड लोन खातों का अधिग्रहण और समेकन करेगी। इसकी अधिकांश भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की होगी। कैनरा बैंक इसका प्रायोजक होगा। इसके अलावा भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL प्रबंधन और मूल्यवर्धन के कार्य में संलग्न होगी। ये ऋण समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करेगी। इसमें अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों की होगी। अब बेड बैंक के जो लाभ हैं वो ये हैं कि ये ऋणदाताओं को बेड एसेट यानी अशोध्य परिसंपत्तियों को बेड बैंक में स्थानांतरित करके इनका समाधान करने और उनकी लोन बुक को त्रुटिहीन करने में मदद करेगा। तेजी से आर्थिक सुधार के लिए बैंकों को सामान्य बैंकिंग कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा और बेड बैंक NPA का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान स्तर 40 लाख वर्ष पहले के स्तर के बराबर हो गया है। हाल ही में मौना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी मलाबो हवाई में CO2 का मापन किया गया। निष्कर्ष के अनुसार इसकी मात्रा मई 2022 में 421 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm के स्तर को पार कर गई थी। मलाबो का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA करता है। मलाबो मौना लोआ ज्वालामुखी की ढलानों पर CO2 को मापने के लिए एक मानक स्थल है। मौना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मापी गई अन्य गैसों में शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि। मलाबो वर्ष 1958 से कीलिंग कर्व के तहत वैश्विक वायुमंडलीय CO2 सांद्रता का दैनिक रिकॉर्ड रखने वाला स्थल है। कीलिंग कर्व का नाम डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंग के नाम पर रखा गया है। ये विश्व में वायुमंडलीय CO2 का सबसे लंबा निर्बाध तकनीकी रिकॉर्ड है। इस वर्ष मलाबो में जो CO2 मापी गई है उसके मुताबिक ये औद्योगिक क्रांति पूर्व स्तर से 280 ppm से 50% ज्यादा है और वर्ष 2021 से 1.8 ppm ज्यादा है। ये लगभग 41 से 45 लाख वर्ष पहले के प्लायोसीन युग के स्तर के बराबर है। उस समय वर्तमान की तुलना में तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था और समुद्र का स्तर 5 से 25 मीटर ज्यादा था। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ऊष्मा को रोक लेती है। इससे धीरे धीरे वैश्विक तापन में वृद्धि होती है। CO2 उत्सर्जन के पीछे कई मानव जनित कारण भी हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का दहन जो कि परिवहन और ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा ये वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन से भी आती है। साथ ही पशुधन से भी CO2 का उत्सर्जन होता है। कीलिंग कर्व के तहत वायुमंडलीय CO2 का मापन किया जाता है जो कि मौना लोआ वेधशाला में होता है और इसके लिए स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओशनोग्राफी और NOAA वैश्विक निगरानी प्रयोगशाला जिम्मेदार है। अगली खबर SDG गोल से संबंधित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सतत विकास लक्ष्य तैयारी रैंकिंग में गिरावट जारी है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 163 देशों में 121वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। SDR ये आकलन करती है कि SDG की प्राप्ति में प्रत्येक देश की स्थिति क्या है। SDR को पूर्व में SDG इंडेक्स या फिर डैशबोर्ड कहा जाता था। सतत विकास रिपोर्ट के मुताबिक लगातार दूसरे वर्ष विश्व सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल स्पिलओवर इंडेक्स 2022 के अनुसार संपन्न देश विशेष रूप से असंधारणीय खपत के माध्यम से नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय स्पिलओवर उत्पन्न कर रहे हैं। स्पिलओवर यानी कि प्रभाव का विस्तार करना। स्पिलओवर प्रभाव एक देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश में होने वाली असंबंधित घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 और उसके बाद सतत विकास लक्ष्यों के मामले में प्रगति के लिए विश्व के समक्ष मूलभूत शर्तें हैं: शांति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सतत विकास लक्ष्यों में भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। भारत वर्ष 2020 में 117वें और वर्ष 2021 में 120वें और इस वर्ष 121वें स्थान पर है। भारत ने SDG के 2 लक्ष्य SDG 12 और 13 प्राप्त कर लिए हैं।
एक लक्ष्य यानी SDG 4 के मामले में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। 3 लक्ष्यों जिसमें कि SDG 1, SDG 7 और SDG 10 शामिल है, इसमें महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। कुल 17 SDG में से 11 लक्ष्यों, विशेषकर SDG 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16 और 17 की प्राप्ति में बड़ी चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। सतत विकास समाधान नेटवर्क की बात करें तो इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सचिव बान की मून ने लॉन्च किया था। इस नेटवर्क के लक्ष्य हैं सतत विकास और SDGs के कार्यान्वयन के लिए व्यवहारिक समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाना। SDSN यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर कार्य करता है। वर्ष 2019 में SDSN ने 6 ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रेमवर्क प्रकाशित किया था। ये SDGs की प्राप्ति की दिशा में परिवर्तनकारी प्रयासों को एकजुट करने के लिए एक नवीन फ्रेमवर्क है। अगली खबर भारत के द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार तेज गति से बढ़ रहा है। गल्फ कंट्रीज काउंसिल समूह के देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020-21 के 87.4 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 154.73 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। आपको बता दें कि दोनों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के कारण व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में GCC के लिए भारत का निर्यात 58.26% बढ़ा है। भारत के कुल निर्यात में GCC देशों की हिस्सेदारी बढ़कर 10.4% हो गई है। GCC एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है। इसके सदस्यों में शामिल है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत। भारत और GCC के संबंधों के महत्व की बात करें तो इसमें व्यापार और वाणिज्य के तहत वर्ष 2021-22 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इराक सहित GCC के साथ संपन्न हुआ था। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा। इसमें GCC के पर्याप्त तेल और गैस भंडार भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेमिटेंसेस की बात करें तो वर्ष 2017 में भारत में कुल विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस प्रवाह का 55.6% हिस्सा अकेले GCC देशों का था। इसके अलावा प्रवासी आबादी की दृष्टि से भी GCC के साथ हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत में कुल अनिवासी भारतीयों का आधे से अधिक हिस्सा है। एक अन्य घटनाक्रम में भारत और कतर ने स्टार्टअप क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जन समर्थ पोर्टल। प्रधानमंत्री ने जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। जन समर्थ पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है। ये एकल प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को जोड़ेगा। इससे सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों को इन योजनाओं तक पहुंच सुगम हो जाएगी। ये सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थियों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही स्वचालित अनुशंसा प्रणाली लाभार्थी की आवश्यकताओं और क्रेडेंशियल के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त योजनाएं प्रदान करेगी। इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड आदि जैसे कई मंचों का एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत समेकन किया गया है। अगली खबर है NBFCs से जुड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी NBFCs द्वारा मानक परिसंपत्तियों के प्रोविजनिंग के लिए मानदंड जारी किए हैं। ये कदम वित्तीय प्रणाली में ऐसी संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही बढ़ती भूमिका को देखते हुए उठाया गया है। प्रोविजनिंग के तहत संस्थाओं को अपनी अशोध्य परिसंपत्ति यानी NPA के एक निर्धारित प्रतिशत को अलग रखना या फिर उसके लिए धन उपलब्ध कराना होता है। NBFCs कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं होती हैं। ये बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंक जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए ऋण और अग्रिम देना, शेयर खरीदना आदि। NBFCs को मुख्य तौर पर RBI विनियमित और शासित करता है। हालांकि कुछ NBFCs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय आवास बैंक आदि द्वारा भी विनियमित किया जाता है। लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से LCCM की घोषणा की है। LCCM यानी लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट एक अभ्यास आधारित लर्निंग कार्यक्रम है।
इसका लक्ष्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए शहरी पेशेवरों में क्षमता का निर्माण करना है। LCCM ने 5000 पेशेवरों को सक्षम बनाने और उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन से जुड़े चैंपियन समाधानों के लिए तैयार करने की परिकल्पना की है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूरू LCCM कार्यक्रम का पहला डिलीवरी पार्टनर बना है। अगला है डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि सहित उभरती और भविष्य की तकनीकों में कौशल प्रदान करने का कार्यक्रम है। इसके तहत उभरती प्रौद्योगिकियों में 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के माध्यम से उनकी स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय संबद्ध राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC, कौशल भारत कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के बीच राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला सहयोग है। साथ ही 100 से अधिक प्रौद्योगिकी कॉर्पोरेट या विनिर्माण कंपनियां पहले ही इस मंच पर निःशुल्क उभरती प्रौद्योगिकी प्रमाणन उपलब्ध कराने के लिए शामिल हो चुकी हैं। हैबिटस एक सामूहिक इकाई को दर्शाता है। इसके द्वारा समाज की प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां स्थापित तथा पुनः उत्पन्न की जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को स्वाभाविक, वर्जित, तटस्थ या अच्छा या बुरा मानता है तो वो उसके लिए हैबिटस से बना होता है। इस विचार को फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियरे बॉर्डियू ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस के जरिए लोकप्रिय बनाया था। ये पुस्तक वर्ष 1977 में प्रकाशित की गई थी। ये भौतिक और अभौतिक वस्तुओं में सांस्कृतिक मूल्य का आरोपण करके व्यक्तियों में वैश्विक भावना पैदा करने में मदद करता है। पियरे ने बताया कि कैसे असमानता को प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका एक व्यक्ति आदि है। स्वास्थ्य देखभाल में ड्रोन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन के उपयोग के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया है। इसका उद्देश्य राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को ड्रोन का उपयोग करके चिकित्सा आपूर्ति के वितरण में सहायता प्रदान करना है। ये दस्तावेज मणिपुर और नागालैंड से प्राप्त अनुभवों पर आधारित हैं। चिकित्सा उत्पाद तथा टीके और तापमान के प्रति संवेदनशील चिकित्सा उत्पादों को 2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच संरक्षण की जरूरत होती है। अन्य चिकित्सा उत्पादों जैसे कि टैबलेट, सिरप और सर्जिकल उपकरण की केवल इन दिशा निर्देशों का पालन करके ड्रोन से आपूर्ति की जा सकती है। टाइप 1 मधुमेह। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में लगभग 95,600 बच्चे टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित हैं। टाइप 1 मधुमेह एक आनुवंशिक विकार है। ये अक्सर जीवन के आरंभिक चरण में ही दिखाई देने लगता है। इसमें अग्नाशय में बहुत कम इंसुलिन का उत्पादन होता है या ये इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं करता है। टाइप 2 मधुमेह में शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर निर्मित इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। ये शर्करा को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। वर्तमान में टाइप 1 मधुमेह का कोई इलाज नहीं है। टाइप 2 का भी उपचार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि इसकी रोकथाम की जा सकती है और इसे दूर किया जा सकता है। पीड़क जंतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित उपद्रवी या हानिकारक जीव होते हैं। ये मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा होते हैं। यदि किसी प्रजाति को पीड़क जंतु घोषित किया जाता है तो उसे WPA की अनुसूची 5 में शामिल माना जाता है या उसका शिकार या वध किया जा सकता है। WPA के तहत राज्य केंद्र को वन्य जीवों की एक सूची भेज सकते हैं और उन्हें पीड़क घोषित करने का अनुरोध कर सकते हैं। केंद्र सरकार अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 11 में निर्दिष्ट जीवों के अतिरिक्त किसी भी वन्य जीव को किसी भी क्षेत्र के लिए एक निश्चित अवधि के लिए पीड़क घोषित कर सकती है। अग्नि 4 का प्रशिक्षण आधारित सफल प्रक्षेपण किया गया। अग्नि 4 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। ये 1000 किलोग्राम का पेलोड वहन करने में सक्षम है। ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। अग्नि श्रेणी की बात करें तो अग्नि 1 1000 किलोमीटर की रेंज की है।
अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 5 से 8000 किलोमीटर की रेंज की है। वहीं अग्नि P यानी प्राइम 2000 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज के साथ दोहरी नेविगेशन और निर्देशित प्रणाली के साथ है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने खरीद भारतीय, खरीद एवं निर्माण भारतीय और खरीद भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित श्रेणी के तहत 76,390 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। DAC रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। ये प्रत्येक पूंजी अधिग्रहण परियोजना के लिए पूंजी अधिग्रहण और आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी प्रदान करता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। भारत और पोलैंड ने आपराधिक मामलों पर एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। पोलैंड बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। ये डेनमार्क और स्वीडन के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। इसकी क्षेत्रीय सीमाएं बेलारूस, चेक रिपब्लिक, जर्मन, रूस का एक बाह्य क्षेत्र कॉलिनग्राड ओब्लास्ट, लिथुआनिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन के साथ क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। पोलैंड की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ कार्पेथियन और सुडेटेन पर्वत हैं। प्रमुख नदियां हैं विस्तुला, ओड्रा और पोमेरेनियन। पोलैंड की सबसे ऊंची चोटी टाट्रा पर्वत में माउंट रिसी है। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है यांकती कुटी घाटी, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड। एक नए अध्ययन के मुताबिक यांकती कुटी घाटी में हिमनद प्रक्रियाओं का शीघ्र संपन्न होना जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ तालमेल दिखाता है। यांकती कुटी घाटी मध्य हिमालय का हिस्सा है। ये पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी भाग में ऊपरी काली गंगा जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भोटिया जनजाति निवास करती है। काली या काली गंगा नदी की एक सहायक नदी कुठी नदी यहाँ से निकलती है। खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास ये एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है। इसमें 16 देशों के सैन्य दल भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।